चलिए अब देखते हैं, अब इसका एक रूप देखना शुरू करते हैं। क्या दिया है? अनुच्छेद लेखन का प्रारूप। देखिए आपको जितने टॉपिक के हमने बताए थे वहां तक हमारे हो गए हैं लगभग। अब हम प्रारूप पे आ गए। अब हम समझेंगे यहाँ पर प्रारूप का मतलब होता है एक ब्लूप्रिंट बनाना। जैसे कहते हैं ना, इमारत शुरू करने से पहले हम एक नक्शा बना लेते हैं कि यहाँ पर हमारे यहाँ जैसे घर बनता है तो यहाँ ड्राइंग रूम होगा, यहाँ डाइनिंग रूम होगा, यहाँ बेडरूम होगा, यहाँ वॉशरूम होगा, यहाँ किचन होगा, यहाँ स्टोर रूम होगा। तो ये सारा एक हम नक्शा तैयार करते हैं ना। तो उसी तरीके से हम अब नक्शा देखेंगे कि अनुच्छेद लेखन में को हम किस तरीके से करते हैं। हाँ? तो सबसे पहले आपको एक प्रश्न दिया जाता है। अनुच्छेद लेखन में एक आपको प्रश्न आता है ना, तो यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या है। दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर अनुच्छेद लिखिए। अब प्रश्न क्या है? जीवन संघर्ष है या स्वप्न? ये हमारा क्या है? शीर्षक है। जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि जो अनुच्छेद हमको लिखने के लिए दिया गया है वो टॉपिक है। क्या टॉपिक? जीवन संघर्ष है, स्वप्न नहीं। तो अब इस कंडीशन में क्या होता है, देखिए जब आपके पास एग्जाम में आएगा ना तो 2-3 ऑप्शन ऑलरेडी रहेंगे। ठीक है, तो उसको मत घबराइएगा कि नहीं एक ही रहेगा। यहाँ तो मैं आपको सिर्फ एक, कहते हैं ना कि अनुच्छेद लेखन कैसे लिखा जाता है, मैं आपको ये समझा रही हूँ। अब उनके साथ संकेत बिंदु भी दिए रहेंगे। संकेत बिंदु क्या है? जीवन संघर्ष का ही दूसरा नाम है। दूसरा है जीवन गतिशील एवं बाधाओं से पूर्ण है। तीसरा है स्वप्न असत्य है जबकि जीवन सत्य है। तो ये 3 जो संकेत बिंदु दिए हैं, इन्हीं के हिसाब से आपको अपना पूरा अनुच्छेद लिखना है। ठीक है, अब शुरू करते हैं मेन काम, यानी कि अनुच्छेद हम लिखते कैसे हैं। देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि जब हम अनुच्छेद लिखते हैं तो सबसे पहले हमें शीर्षक लिखना होता है। ध्यान रखिए एग्जामिनेशन कॉपी में, एग्जाम पेपर में क्या होता है कि 4-5 ऑप्शंस हमारे पास दिए रहते हैं, है ना। 4-5 ऑप्शंस दिए रहते हैं। हम कह रहे हैं मान लो 3 ही ऑप्शन दिए हैं, तो आप कौन सा अटेम्प्ट कर रहे हो ये लिखना जरूरी होता है। इसलिए जहां पर भी शुरू करो फ्रेश पेज लो। हमेशा ये नहीं कि आपने जहां क्वेश्चन आंसर्स खत्म किए उसी के नीचे से शुरू कर दिया, ऐसा काम नहीं करना। एक नया पेज लो, नए पेज में ऊपर सबसे ऊपर हेडिंग डालोगे आप, जो भी शीर्षक आप ले रहे हो। हमने शीर्षक लिख दिया जीवन संघर्ष है, स्वप्न नहीं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो हमारे पास संकेत बिंदु दिए हैं, इन्हें एज अ हेडिंग हम अनुच्छेद में कभी इस्तेमाल नहीं करते। जैसे निबंध में हम ना हेडिंग्स डालते हैं ना, इसमें किसी तरह की कोई हेडिंग नहीं पड़ती, क्योंकि अनुच्छेद लेखन अर्थात है पैराग्राफ राइटिंग, और पैराग्राफ राइटिंग में हम कभी भी कोई भी हेडिंग मेंशन नहीं करते हैं। ठीक है, शीर्षक लिखने के बाद अब जो ये टॉपिक हमारे पास दिया गया है, इसका परिचय हम देंगे कि आखिर इसका मतलब क्या है। जबकि यहां संकेत बिंदु आप देखेंगे जीवन संघर्ष का ही दूसरा नाम है। ठीक है, तो ये जो हमारा पहला जो ये टॉपिक है, ये हम यहां पर कवर कर लेंगे परिचय में। ठीक, क्या दिया है? मनुष्य का जीवन वास्तव में सुख दुख, आशा निराशा, खुशी दर्द आदि का मिश्रण है। यह ना तो केवल फूलों की सेज है, ना ही कांटों का ताज। वस्तुतः जीवन एक अनवरत संघर्ष का नाम है। तो समझ में आया ना। तो जो ये टॉपिक था हमारे पास, जीवन संघर्ष का दूसरा नाम है, ये टॉपिक हमने ये परिचय में कवर अप कर लिया। पहला संकेत बिंदु कवर हो गया। दूसरे संकेत बिंदु में आते हैं, जीवन गतिशील एवं बाधाओं से पूर्ण है। अब ये दूसरा टॉपिक, तो वो हम कहां से लेना शुरू करेंगे? विषय वस्तु में। विषय वस्तु में हम थोड़ा सा चाहें तो पहला वाला टॉपिक भी मेंशन कर सकते हैं, जो पहला संकेत बिंदु है ना, उसे भी मेंशन कर सकते हैं। जीवन की तुलना एक प्रवाहमान नदी से की जा सकती है। जिस प्रकार एक सरिता अविरल बहती रहती है, समुद्र में लहरें सदा गतिशील रहती हैं, वायु एक क्षण के लिए भी नहीं रुकती, सूर्य चंद्रमा तारे सभी अपने अपने नियत समय पर उदित एवं अस्त होते हैं, ठीक उसी प्रकार जीवन की गति भी अविरल है। समय के साथ आगे बढ़ते रहने की प्रबल मानवीय लालसा ही जीवन है। तो समझ में आया आपको? जो दूसरा टॉपिक दिया जा रहा है हम उसी चल रहे हैं। हमने पहला टॉपिक क्या था? जीवन गतिशील है। हमने गतिशील यहां तक एक्सप्लेन कर दिया। अभी तक जो मैंने पढ़ा वहां पर हमने गतिशील, गतिशील का मतलब है हमेशा चलता रहता है। जैसे सूर्य चंद्रमा नदी सब अपनी अपनी गति में हमेशा चलते रहते हैं, रुकते नहीं, उसी तरह जीवन भी अनवरत है, हमेशा चलता रहता है। तो दूसरे संकेत बिंदु का आधा पार्ट हमने अभी तक विषय वस्तु में कवर कर लिया। अब आते हैं उसके आगे वाला पार्ट।
इस अविरत गति से प्रवाहमान जीवन में अनेक ऊंचे नीचे रास्ते आते हैं, अनेक बाधाएं आती हैं। इतनी बाधाओं से संघर्ष करते हुए जीवन आगे बढ़ता रहता है। तो अब गतिशीलता के बाद क्या था? बाधाएं। तो अब हम उन्हीं बाधाओं के बारे में बात कर रहे हैं। यही कर्म, यही सत्य है। जीवन में आने वाली बाधाओं से घबराकर रुक जाने वाला या पीछे हट जाने वाला व्यक्ति कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। जीवन सत्य है जबकि स्वप्न असत्य। अब देखिए यहां जीवन सत्य है, यहां से हमने अपना तीसरा संकेत बिंदु स्टार्ट कर दिया। क्या? स्वप्न असत्य है जबकि जीवन सत्य है। ठीक है, ये देखिए यहां से शुरू किया ना। स्वप्न काल्पनिक है, अयथार्थ है। अथार्थ मतलब होता है जो आपका रियल नहीं है। स्वप्न का महत्व केवल वहीं तक है जहां तक वह मनुष्य के जीवन को आगे बढ़ाने में प्रेरक है, यानी कि उस स्वप्न से हमें जब तक प्रेरणा मिल रही है। मनुष्य स्वप्न के माध्यम से ही ऐसी कल्पनाएं करता है जो अयथार्थ होती हैं, लेकिन उस काल्पनिक लोक को वह अपने परिश्रम, उमंग एवं वृद्ध शक्ति से यथार्थ में वास्तविकता में परिवर्तित कर सकता है। तो समझ में आया कि स्वप्न असत्य है, जीवन सत्य है। अब विषय वस्तु का आखिरी पार्ट बचा है। वास्तविक जीवन एक कर्तव्य पथ है जिसके मार्ग में अनेक शूल बिखरे, शूल मतलब कांटे बिखरे, लेकिन मनुष्य की इच्छा शक्ति या दृढ़ संकल्प उन बाधाओं और कांटों की परवाह नहीं करता और उन्हें रौंद कर आगे निकल जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा जो संकेत बिंदु का पहला पार्ट था वो हमने परिचय में कवर किया, जो संकेत बिंदु का पहला था। 2 पार्ट हमने किसमें? विषय वस्तु में कवर किए, हो गए। अब तीसरा जो मतलब तीनों हमने कवर कर लिए। अब एंड में हमने बोला था कंक्लूजन, यानी कि निष्कर्ष हमारा देना जरूरी होता है और उसमें हम अपनी विचारधारा रखते हैं। तो यहां पर उसको हम बोलते हैं निष्कर्ष। क्या दिया है? जीवन संघर्ष की लंबी साधना है। यह संघर्ष तब तक बना रहता है जब तक मनुष्य के शरीर में सांस चलती है। संघर्ष से बचा नहीं जा सकता है। तो ये हम आखिरी में ये चीज निष्कर्ष के रूप में व्यक्त कर देंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये तीनों ही हमने संकेत बिंदु एक बहुत ही खूबसूरत ढंग से लिए। अच्छा, एक चीज आपने और ध्यान करी कि जब हम एक संकेत बिंदु से दूसरे संकेत बिंदु में जा रहे हैं तो उसमें प्रवाह महत्ता बनी हुई है। प्रवाह महत्ता क्या होती है कि ऐसा नहीं कि ऐसा लगे कि यहां खत्म और यहां शुरू, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कनेक्टिंग लाइन होनी चाहिए। कनेक्टिंग लाइन से क्या होता है कि थोड़ा प्रभाव अच्छा पड़ता है। जैसे हम यहाँ पर देख रहे थे कि हम दूसरे संकेत बिंदु से जब तीसरे संकेत बिंदु की ओर जा रहे थे तो यहां पर हमें कहीं अधूरापन नहीं लगा, हमें टूटती हुई सी कोई चीज महसूस नहीं हुई। जैसे यहाँ पीछे हट जाने वाला व्यक्ति कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। जीवन सत्य है जबकि स्वप्न असत्य है, ये स्वप्न काल्पनिक है। तो ये चीजें देखिए, हमने एक लाइन आप ऐसी दोगे कि वो पहले संकेत बिंदु से दूसरे संकेत बिंदु को जोड़ती हुई सी प्रतीत। तो ये तो हमने बता दिया आपको अनुच्छेद लेखन का प्रारूप। लिखते कैसे हैं हमने ये बताया। ठीक है, ध्यान रखिए इसमें जो मेन आपको ध्यान रखना है वर्ड लिमिट्स ध्यान रखनी है। जो वर्ड लिमिट दी गई है उसी के अंदर आप काम करोगे। दूसरी चीज आपको जो ध्यान रखनी है कि जो संकेत बिंदु दिए हैं वो तीनों ही पूरी तरीके से इसमें कवर होने चाहिए। तो सबसे पहले आप शीर्षक दोगे, शीर्षक में आप टॉपिक लिखेंगे जो भी आप टॉपिक अटेम्प्ट कर रहे हैं। उसके बाद परिचय में आपका पहला संकेत बिंदु जो है वो मेंशन हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद हम आते हैं विषय वस्तु में हमारा दूसरा जो है वो संकेत बिंदु मेंशन हो जाना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं तीसरा, भी उसी में हम मेंशन करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने तीसरा मेंशन किया ना, तो ये जो तीसरा वाला संकेत बिंदु है ये भी हम किसमें? विषय वस्तु के अंदर ही लेंगे। फिर उसके बाद एंड में हम निष्कर्ष निकालते हैं जिसमें हमारी अपनी जो है सोच सम्मिलित होती है। हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इसमें हम सबसे पहले हमारे पास एग्जाम में क्या आता है, एक प्रश्न आता है। तो उस प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या है? स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखकर क्षेत्र में फैली गंदगी के संबंध में अवगत कराएं। तो स्वास्थ्य अधिकारी को हमें पत्र लिखना है और हमारे क्षेत्र में बहुत गंदगी फैली है उसके बारे में बताना। देखिए क्या है, तो इसमें सबसे पहले जो औपचारिक पत्र हम लिखते हैं ना उसमें सबसे पहले हम जिसको पत्र लिख रहे हैं उसका पदनाम लिखा जाता है।
फिर उसके बाद उसका एड्रेस लिखा जाता है। जैसे हमने यहाँ लिखा सेवा में श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली। तो आप जहां कहीं भी रहते हैं उसका एड्रेस दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप आगरा में रहते हो, मथुरा में रहते हो, बॉम्बे में रहते हो, चंडीगढ़ में रहते हो, उत्तराखंड में रहते हो, देहरादून में हो, मसूरी में हो, जहां कहीं पे हो भी आप वहां का मेंशन, श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी तो वही रहेगा, नीचे आप दिल्ली नगर निगम की जगह लिख सकते हो, देहरादून नगर निगम लिख सकते हो, मसूरी नगर निगम लिख सकते हो, कहीं पे भी कुछ भी नाम आप मेंशन कर सकते हो। फिर उसके बाद आ जाता है दिनांक। याद रखिए हमेशा इसके बाद का फॉर्मेट हमारा रहेगा दिनांक का। दिनांक, जिस भी डेट को आप पत्र लिख रहे हो डेट वही मेंशन होगी। ये ध्यान रखना, ये जो क्रॉस क्रॉस हमने लगाया है ये आप क्रॉस क्रॉस नहीं लगाएंगे। मान लीजिए आपका पेपर 2024 में है तो आप 2024 ही लिखोगे। आपका पेपर 21 अगस्त 2024 को है तो आप 21 अगस्त 2024 लिखोगे। अगर 21 फरवरी 2024 है तो 21 फरवरी 2024 लिखोगे। जिस भी डेट को आप लेटर लिख रहे हो डेट वही मेंशन होनी है। फिर आ जाते हैं विषय को। विषय को थोड़ा सा हमें हाईलाइट करना पड़ता है, ये ध्यान रखना। पूरे लेटर में विषय हमें अलग से दिखना चाहिए, तो इसके लिए हम किसी भी तरह का हाइलाइटर यूज नहीं करेंगे, ना कलरिंग यूज करेंगे। उसके लिए सिंपल एक काम करना है। 2 सवालों के जवाब यहाँ पर है कि किस तरीके हाईलाइट करेंगे। दूसरी चीज ये कि मैम पूरे लेटर में लाइन कहाँ पर छोड़नी है, तो पूरे लेटर में विषय से पहले और विषय के बाद बस 2 जगह यहां पर लाइन छोड़नी होती है। इससे क्या होगा, विषय अपने आप आपका हाईलाइट हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ना हाइलाइटर लगाना। जैसे आप सिंपल लिखते हो आप वैसे ही लिखोगे, कुछ नहीं करना है। सिंपल जो भी आपका सब्जेक्ट या विषय है उससे पहले और बाद में लाइन लीव कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, उसके बाद आ जाता है सीधे संबोधन। प्राप्तकर्ता, दिनांक, विषय, फिर संबोधन। जैसे भी संबोधन आपको बताया गया है, श्रीमान, मान्यवर, महोदय, महोदया, जो भी आप लिखना चाहो वो पत्र के हिसाब से लिखेंगे। फिर है, अब आ जाते हैं विषय वस्तु। विषय वस्तु में जो भी टॉपिक, जैसे क्षेत्र में फैली गंदगी के बारे में है तो आप वो पूरी बात इस विषय वस्तु में कवर करेंगे। इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र में चारों ओर फैली गंदगी की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। मैं आदर्श नगर का निवासी हूं, जो किसी समय सबसे अधिक साफ सुथरा क्षेत्र माना जाता था, किंतु आज इस क्षेत्र की दशा अत्यंत चिंताजनक है। ध्यान रखिए, अगर आप किसी ऐसी चीज, ऐसा लेटर लिख रहे हैं जहां पर आपको अपना एरिया मेंशन करना है, जैसे आप यहां पर लिख रहे हो आपके एरिया में लाइट अच्छे से नहीं आती, तो आपको बताना पड़ेगा कि आप कहाँ रहते हो। सरोजनी नगर रहते हो, संजीव नगर रहते हो, गांधी नगर रहते हो, आदर्श नगर रहते हो, कैलाश नगर रहते हो, कहाँ रहते हो उस जगह का नाम मेंशन करोगे। आपको अपने घर का एड्रेस इस जगह मेंशन ही नहीं करना। आपको क्या करना है, आप अपने एरिया की बात कर रहे हो तो आपको एरिया मेंशन करना जरूरी है, जैसे यहां पर हुआ है। फिर जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं जिन पर मच्छर एवं मक्खियां भिन भिनाते रहते हैं, जिसके कारण हमारे क्षेत्र में रह रहे लोगों में मलेरिया तथा अन्य बीमारियों के फैलने का खतरा भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हमारे क्षेत्र में गंदगी इतनी बढ़ गई है कि क्षेत्र से जाने वाले लोगों को, आने जाने वाले जो लोग होते हैं उनकी नाक बंद करके निकलना पड़ता है। इस कारण लोगों का जीना दूभर हो गया है। अतः आपसे निवेदन है, कृपया इस क्षेत्र के स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बिना किसी विलंब किए महत्वपूर्ण कदम उठाया जाए। हम सभी क्षेत्रवासी आपके आभारी रहेंगे। देखिए, अगर आप किसी समस्या की तरफ उंगली उठा रहे हैं तो उसके निवारण के लिए एक छोटे से पैरे में आप रिक्वेस्ट करते हुए भी दिखेंगे। ठीक है ना, जैसे यहां हमने समस्या बताई कि आदर्श नगर में गंदगी है, तो ये जो छोटा सा पैरा हमने यहाँ मेंशन किया, इसमें हमने ये रिक्वेस्ट भी करी कि आप जल्द से जल्द इसकी तरफ ध्यान देंगे, हमें इसकी पूरी उम्मीद है। फिर उसके बाद धन्यवाद देंगे, जैसे अभिनिवेदन हमने बोला, धन्यवाद, भवदीय। ठीक है, भवदीय दे सकते हैं, प्रार्थी भी दे सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रार्थी भी मेंशन कर सकते हैं। फिर प्रेषक का नाम, आप अगर किसी पदभार से लिख रहे हैं, जैसे आदर्श नगर एरिया के अध्यक्ष हैं, तो आप अपना पदभार भी लिख सकते हैं, अध्यक्ष। नीचे जैसे यहाँ आपने आलोक लिखा है, आलोक के नीचे आप ब्रैकेट में आदर्श नगर अध्यक्ष आप ये भी मेंशन कर सकते हैं। लेकिन आप सिर्फ एक रहवासी की हैसियत से लिख रहे हैं तो आपका कोई पद नहीं है, तो सिर्फ आप नाम लिख के उसे छोड़ देंगे।
तो ये आपने पूरा प्रारूप समझ लिया किस तरीके से। अच्छा हाँ, एक चीज आपने ध्यान, आपको और मैं बता देती हूँ, ध्यान दीजिएगा, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड ही लिखा जाएगा। हमारे जो लेटर में है उसमें सब कुछ आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड ही मेंशन है। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड मेंशन है। इवन आप एक चीज और ध्यान दीजिएगा, पैराग्राफ अगर यहाँ मिडल में एंड हो रहा है तो हम यहां से नहीं शुरू करके हम फिर से न्यू लाइन यहीं लेफ्ट हैंड से स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग ये पैराग्राफ चेंज करते हैं, उसी के बाद वहीं नीचे से लिखना शुरू कर देते हैं। ये आपको नहीं करना है। आप फिर से न्यू लाइन लोगे इसी तरीके से। कोई भी चीज कहीं बीच से या राइट हैंड साइड से आप नहीं लिखोगे, सब कुछ आपका लेफ्ट हैंड साइड पर ही आना। के प्रारूप पे यहां कैसे दिया, उसके लिए एक प्रश्न भी तो जरूरी है ना। तो देखिए क्या है, स्वच्छ भारत अभियान में भाग लेने हेतु अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। स्वच्छ भारत अभियान में अपने मित्र के लिए आपको एक पत्र लिखना है। तो यहां पर आप सबसे पहले, अब देखिए ध्यान रखिएगा, अनौपचारिक पत्र में जो पत्र लिख रहा है उसका एड्रेस सबसे पहले आता है। अब आप मित्र को पत्र लिख रहे हो तो आप अपने घर का एड्रेस लिख सकते हो, आप हॉस्टल में रह रहे हो हॉस्टल का लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। जैसे हमने लिखा कैलाश छात्रावास सरोजनी नगर दिल्ली, तो ये प्रेषक का पता हो गया। अभी आपका नाम यहां मेंशन नहीं होगा, आप जहां रह रहे हैं उसका पता मेंशन होगा। फिर उसके बाद डेट आ जाएगी। डेट ध्यान रखिएगा वही होगी जिस डेट को आप लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा संबोधन। आप किसको लिख रहे हैं, आप मित्र को लिख रहे हैं, पिता को लिख रहे हैं। अब जैसे ये पत्र हम अपने मित्र को लिख रहे हैं, यहाँ मित्र मेंशन है तो प्रिय मित्र लिख सकते हैं, आप प्रिय आलोक लिख सकते हैं, प्रिय विजय लिख सकते हैं, जो भी उसका नाम है उसे मेंशन कर सकते हैं। अगर फीमेल है तो प्रिया, प्रिया आगे आप लिख सकते हो उसका नाम, सरोजनी लिख सकते हो, प्रिया वैशाली लिख सकते हो, जो भी उसका नाम है आप मेंशन कर दो। या प्रिय सखी हो सकती है, ऐसे लिख सकते हैं। अभिवादन, तो उसके लिए हम मित्र के लिए क्या लिखते हैं, सप्रेम नमस्कार या नमस्ते, तो हमने अभिवादन। तो अब इसमें भी आपका सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड चलेगा, ध्यान रखना, इसमें कोई भी चीज राइट हैंड नहीं आएगी। सब कुछ हम यहां पर लेफ्ट हैंड साइड ही मेंशन करेंगे, राइट हैंड साइड नहीं जाएंगे। फिर अब उसके बाद जब हमने यहां पर, आपने देखा ना कि हमने यहां पर पहले प्रेषक का पता यानी अपना पता, फिर जिस डेट को पत्र लिखा वो लिखा, संबोधन लिखा, फिर अभिवादन लिखा, ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं विषय वस्तु। विषय वस्तु क्या लिखनी है हमें, स्वच्छ भारत अभियान में भाग लेने हेतु मित्र को पत्र लिखना है। तो अब स्वच्छ भारत, देखिए यहाँ पर विषय वस्तु, आशा करता हूं कि तुम कुशल मंगल होगे। देखिए जब भी हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं तो जिसको पत्र लिख रहे हैं उसकी कुशलता की कामना करते हुए अपनी कुशलता हम बताते हुए लिखते हैं, ठीक है। मैं ये पत्र स्वच्छ भारत अभियान के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने के विषय में लिख रहा हूं। प्रिय मित्र, मैं प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान से बहुत प्रभावित हूं। अपने आसपास के परिवेश को सुंदर बनाने एवं स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से बचने के लिए स्वच्छता बहुत आवश्यक है। मैं चाहता हूं कि इस अभियान में अपने क्षेत्र के युवा बढ़ चढ़ कर भाग लें और क्षेत्र को साफ सुथरा रखने में अपना योगदान दें। इस कड़ी में मैं तुम्हें स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा बनाने के लिए निमंत्रित करता हूं, ठीक है। आप बता भी रहे हैं और साथ साथ उसको बुला भी रहे हैं। इसे युवा संगठन के अध्यक्ष का नहीं अपितु अपने मित्र का स्नेहशील निमंत्रण समझना। मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि तुम इस निमंत्रण को स्वीकार करते हुए आगामी रविवार को इस अभियान का हिस्सा बनने के लिए संगठन के कार्यक्रम में अवश्य पधारोगे। घर पर सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। अब देखिए जब हम अनौपचारिक पत्रों में विषय वस्तु के बाद हमेशा लिखते समय जो है क्या करते हैं, जैसे औपचारिक पत्रों में धन्यवाद या सधन्यवाद करते हैं, अनौपचारिक पत्रों में हम जिसको पत्र लिख रहे हैं उसके घर के सभी बड़ों को हम प्रणाम या चरण स्पर्श बोलते हैं और छोटों को प्यार बोलते हैं। ये जरूरी है क्योंकि ये एक पर्सनल टच देता है, इसीलिए ये व्यक्तिगत बन जाता है। फिर उसके बाद अभिनिवेदन, तुम्हारा मित्र, आप अपने मित्र को लिख रहे हो, तुम्हारा मित्र लिखेंगे। फिर प्रेषक का नाम यानी कि आपका नाम, तो हमने अपना नाम लिख दिया आलोक, ठीक है। तो जहां हम औपचारिक पत्रों में पूरा नाम लिखेंगे आलोक मिश्र, आलोक प्रजापति या जो कोई भी लिखेंगे, वहीं जब अनौपचारिक पत्र लिखते हैं तो उसमें हम सरनेम मेंशन नहीं करते, हम सिर्फ अपना नाम मेंशन करते हैं,
ठीक है। और जो सबसे ध्यान देने वाली बात है कि सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड चलेगा, बीच में अगर कहीं पैराग्राफ एंड भी होता है तो फिर से हमें लेफ्ट हैंड साइड से ही अपना पैराग्राफ न्यू लाइन शुरू करनी है। मिडल से हम कोई भी काम शुरू नहीं करेंगे, ना ही राइट हैंड साइड से करेंगे। जितना हमें करना है सब कुछ हम लेफ्ट हैंड साइड से ही मेंशन करेंगे। एग्जाम में ईमेल आए, आप पूरा लिख लो तो फिर से दोबारा पढ़ना जरूर। हाँ, चलिए अब देखते हैं ईमेल का प्रारूप। ध्यान रखिएगा, जब आपके पास मेल लिखने को आएगा तो आपको एक क्वेश्चन में दिया जाएगा। उस क्वेश्चन में आप देखिएगा कि मेल आपको एक को भेजना है या कई लोगों को भेजना है, उसी कंडीशन में आप लिखेंगे। ठीक है, अगर आपको सिर्फ एक को भेजने के लिए लिखा जा रहा है तो आप सिर्फ 2 लिख के और उसके नीचे सब्जेक्ट लिख दोगे। और अगर आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने समकक्ष अधिकारियों को, यानी कि अपने नीचे अधिकारियों को लिखकर ऑफिस के समय या फैक्ट्री के समय में तब्दीली कीजिए, तो यहां पर आपको एक नहीं कई लोगों को वो मेल भेजना है। तो उस कंडीशन में आप सीसी और बीसीसी का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे आप बताती हूं मैं। जैसे नौकरी के लिए आवेदन संबंधी ई पत्र लिखिए। अब आपने देखा, न्यूज़पेपर उठाया और उसमें आपने देखा कि आपको आपकी नौकरी के लिए, मतलब आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उसके लिए कम से कम 5 कंपनीज में जो है वो निकला हुआ है। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, यानी कि आपको अपना जो है एक एप्लीकेशन लिखनी है और उसके साथ अपना बायोडेटा एंड सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट्स वगैरह, अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सभी चीज़ें जो हैं वो संलग्न करनी है, यानी कि अटैच करनी है। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, तो उस कंडीशन में मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि अब आप ये चाहते हो कि ये जब मैं भेजूं तो एक दूसरे को ना पता चले कि मैंने एक साथ 5 कंपनी में अप्लाई किया है, आप ये 5 को नहीं बताना चाहते हो। तो उस कंडीशन में क्या करो, सबसे पहले जिस कंपनी को आपको टाइप करना है वो यहां पर 2 में लिख दोगे। ठीक है, लेकिन अब आपको क्या भेजनी है, ब्लाइंड कॉपी भेजनी है, ध्यान रखना, ताकि किसी एक दूसरे को पता ना चले। तो उस कंडीशन में आप बीसीसी का इस्तेमाल करोगे। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि सबको पता चल जाए, तब आप सीसी का इस्तेमाल करना, तब आप बीसीसी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। जब हम चाहते हैं एक दूसरे को पता हो, जिसको जिसको हमने मेल भेजा है, तो उसमें हम कार्बन कॉपी यानी सीसी का इस्तेमाल करते हैं। और जब हम ये चाहते हैं कि हम किस किस को भेज रहे हैं ये एक दूसरे को ना पता चले, तब हम बीसीसी का इस्तेमाल करते हैं। उन 5 कंपनी में से किसी भी एक कंपनी का नाम आप 2 में डाल सकते हैं और बाकी 4 का आप बीसीसी में मेंशन कर सकते हैं। क्लियर? तो यहां पर सबसे पहले संदेश प्राप्तकर्ता का पता लिखना पड़ता है, जिसको हम भेज रहे हैं, जो हम 2 में मेंशन करते हैं। फिर अन्य प्राप्तकर्ताओं का पता सीसी और बीसीसी में लिखना होता है। तो सीसी में क्या किसको भेजना है और बीसीसी में किसको भेजना है, ये चीज मैंने आपको अभी क्लियर कर दी। फिर आते हैं सब्जेक्ट। जैसे यहां पर दिया है संपादक के पद हेतु आवेदन। अब यहां पर नौकरी के लिए हम आवेदन कर रहे हैं, तो हमने संपादक के पद हेतु आवेदन किया है, तो ये हमने यहां पर सब्जेक्ट मेंशन कर दिया। अब उसके बाद ही नीचे आपको ये अटैचमेंट का साइन वहां पर दिख जाएगा। अब चूंकि आप कॉपी में लिख रहे हो, तो उस जगह आप ये छोटा सा अटैचमेंट का साइन बनाकर अंदर यहां पर सेलेक्ट फाइल जो लिखा है, यहां पर उन फाइल्स को आप अटैच करने के लिए लिख दोगे। ठीक है, खूब यहां सिर्फ आप सेलेक्ट फाइल लिख के छोड़ दो, कुछ नहीं आपको यहां करना, लेकिन हाँ अटैच लिखकर यहां पर अटैचमेंट का साइन आप बना देना। जब आप अपनी बोर्ड कॉपी में जब ईमेल लिखोगे तो वो ऐसे कर देना। ठीक है, बस ये ध्यान रखना कहां पर आपको 2 का इस्तेमाल करना। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना, अगर सिर्फ 2 का 1 को भेजना है तो 2 का इस्तेमाल करोगे, और अगर नहीं जरूरत है सीसी और बीसीसी मेंशन ही नहीं करना, याद रखना। अगर सिर्फ 1 को भेजना है तो फिर ये दोनों चीजें आप नहीं लिखोगे, और अगर कार्बन कॉपी भेजना है तो सीसी लिखो 2 लिखोगे, सीसी लिखोगे, बीसीसी नहीं लिखोगे। और अगर आप चाहते हो किसी को ना पता चले तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी बीसीसी लिखोगे और 2 लिखोगे, तब सीसी नहीं लिखोगे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में जो चीज जैसी पूछी जा रही होगी, इन तीनों में से आप उसी तरीके से सेलेक्ट करेंगे कि आपको कैसे करना है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है पूरा, जैसे हम लेटर लिखते हैं हमें पूरा वैसे लिख देना है।
जैसे हम लिखते हैं, जैसे यहां पर दिया है संदेश मैसेज, सेवा में श्रीमान निदेशक महोदय, अरिहंत प्रकाशन, नई दिल्ली महोदय, गत दिनों एक समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के संदर्भ में आपके प्रतिष्ठित संस्थान में संपादक के पद हेतु आवेदन कर रहा हूं। मेरी शैक्षिक योग्यताएं एवं कार्य अनुभवों का विवरण इस ईमेल में अटैच, जो अभी हमने अटैच देखा था, कहाँ देखा था, ये यहाँ इसके साथ यहाँ की बात कर रहा है, अटैच, ठीक है, कृपया इसे प्राप्त करें। आशा है आप मुझे सेवा का एक मौका अवश्य देंगे। तो देखिए जितना जरूरी था हमने, बाकी आप सारा देख रहे हैं औपचारिक पत्र का ही सारा फॉर्मेट है कि नहीं, औपचारिक पत्र का फॉर्मेट, बस पूरा वैसे ही लिखना है, हमें कुछ नहीं करना है। जो औपचारिक पत्र का फॉर्मेट है एज इट इज हम देंगे, नीचे बस ये हमको थोड़ा सा जैसे अटैचमेंट दे रहे हैं, जो संलग्न है, ये सारी चीजें आप यहां पर मेंशन करेंगे। उसके बाद आ जाता है जब हम एंड करेंगे, जैसे हमने बोला अच्छे शब्दों के साथ एंड करेंगे, धन्यवाद सहित भवदीय, नीचे आप जो भी हैं संजीव। अब देखिए यहां पर आप जब आप सेंड बटन दबाओगे तो ये चला जाएगा, ये चीज आप देना जरूर याद रखना। जब आप ईमेल लिख रहे होगे ना तो ये सेंड बटन जरूर बना देना और कैंसिल भी यहाँ पे बना देना। ये सारी चीजें जब आप मेल लिखोगे ना तो इस तरीके से ब्लॉक बनाना, टू CC BCC सब्जेक्ट अटैच, पूरा इसी तरीके से एज इट इज अपनी बोर्ड कॉपी में आप बना देना और उसके अंदर एड्रेस वगैरह लिख देना, तो देखने में आकर्षक लगेगा और जो कॉपी चेकर है वो आपके जो चेकिंग करेगा वो आपको काफी अच्छे से उसको चेक करेगा। तो नंबर 6 होता है सेंड या भेज देना, संदेश भेजना। तो ये सेंड बटन हम दबाएंगे तो तुरंत ये सारे सेंड हो जाएंगे। अगर हम ये चाहते हैं कि ये जो हमने लिखा है ये सब हट जाए, गलत है, तो हम कैंसिल बटन या निरस्तीकरण कर देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा जो है वो क्या तैयार हो जाएगा, आपका औपचारिक ईमेल का रूप, यानी कि हम विज्ञापन बनाएंगे कैसे। सबसे पहली चीज जो आपको एकदम ध्यान रखनी है वो है आप प्रश्न को समझोगे। सबसे पहले कोई भी विज्ञापन के लिए आपको प्रश्न दिया जाए, जैसे यहां दिया है किसी ऑनलाइन कंपनी की ओर से ऑनलाइन शॉपिंग करने हेतु एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो कोई ऑनलाइन कंपनी मान लीजिए जैसे अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, बहुत सारी कंपनीज है ना, तो उन्होंने विज्ञापन दिया कि आप जो है वो हमारे यहाँ ऑनलाइन शॉपिंग कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन पहले आपको समझना है, अपने दिमाग में उसको इमेजिन करना है कि वो कंपनी, जैसे यहां पर हमने एक काल्पनिक कंपनी बनाई, लेकिन उसके लिए मैंने आपको एक फेमस कंपनी का नाम भी बताया कि जैसे अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, बहुत सारी कंपनीज है ना, बिग बास्केट है, ब्लिंकिट है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो आती हैं ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। ठीक है, अब ये हमने कर दिया, अब आपने उसको दिमाग में बना लिया कि कंपनीज ऐसे ऐसे तरीके से ऐड करती हैं। ठीक है, मान लिया आपको दिया है, अब कोई भी देगा विज्ञापन, आपको नहीं ध्यान आ रहा तो उससे सिमिलर कोई चीज याद करने की कोशिश किया करो, कोई भी सिमिलर। अब मान लीजिए कहीं वैकेंसी के लिए आपको ऐड करना है, तो आपने कभी ना कभी कोई वैकेंसी का ऐड पढ़ा होगा ना, बस उसको इमेजिन करने की कोशिश करो, तो आप इजी वे से आप वैकेंसी का भी एक विज्ञापन तैयार कर सकते हो। तो अब जैसे ही आपने एक अपने दिमाग में एक कल्पना कर ली कि एक कंपनी कैसी होती है, शॉपिंग कंपनी किस तरीके से ऐड देती है, तो बस उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जहां पे भी आप एग्जाम कॉपी में आप बनाने जा रहे हो या अपनी स्कूल कॉपी में बनाने जा रहे हो, फ्रेश पेज लेना। ये नहीं है कि आपने जहां आंसर खत्म किया उसी के नीचे बनाना शुरू कर, बिल्कुल नहीं, फ्रेश पेज लेना। जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उस क्वेश्चन को आप पूरा वहां पर लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में रहता है ना आपके पास में, तो उसको आप पूरा लिखेंगे। लिखने के बाद आप रेक्टेंगल या स्क्वायर एक बॉक्स बनाओगे और उसी के अंदर विज्ञापन बनाओगे। ये मैंडेटरी है। आप सोचो कि हम फुल पेज पे बना देंगे, ये काम नहीं करना, मार्क्स कट जाएंगे। जैसे यहां पर मैंने आपके लिए ये पूरा एक बॉक्स बनाया है, इसी बॉक्स के अंदर मैंने पूरा विज्ञापन तैयार किया है। ऐसे ही आपको पूरा एक बॉक्स बनाना है। फिर उसके बाद सबसे पहले उत्पाद का नाम आता है, तो उससे पहले कुछ आकर्षक वर्ड हमने लिख दिया। आप अब घर बैठे शॉपिंग कीजिए, तो उत्पाद का नाम, जिस भी उत्पाद का नाम दे रहे हैं, जैसे अल्पना ऑनलाइन शॉपिंग हमने दे दिया। फिर उसके बाद हमें बताना है कि भाई ऑनलाइन शॉपिंग है तो हम करेंगे कैसे, तो उसके लिए हमें वेबसाइट नंबर देना पड़ता है। जबकि अगर हम किसी दुकान का नाम दे रहे हैं कि यहां आकर शॉपिंग करिए या प्रोडक्ट का नाम दे रहे हैं
तो उस प्रोडक्ट की हम क्वालिटीज लिखना शुरू कर देते हैं। अब ये ऑनलाइन शॉपिंग कहाँ करनी है, घर बैठे शॉपिंग करने के लिए बस एक क्लिक कीजिए www.alpanashopping.com। ठीक है, ये हमने दे दिया क्योंकि इस वेबसाइट पे जाके ही हम ऑनलाइन शॉपिंग कर पाएंगे। फिर आ जाते हैं, उत्पाद की विशेषता हमको देनी पड़ती है कि अब जो भी प्रोडक्ट या कंपनी हम बता रहे हैं उसकी क्वालिटीज क्या है। जैसे यहाँ कैश ऑन डिलीवरी सुविधा है, यानी कि जब वो डिलीवर करेंगे तो कैश लेंगे। फ्री होम डिलीवरी है, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। कस्टमर फ्रेंडली रिटर्न पॉलिसी है, यानी कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा है तो आप उसे रिटर्न कर सकते हो, बहुत इजी। तो मेन शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग में हमें यही 3 मेन चीजें चाहिए होती हैं जो उन्होंने हमें विशेषताओं के तौर पर दे दी। फिर संपर्क हम कहाँ करें, चूंकि ऑनलाइन शॉपिंग है तो हम इसके लिए फोन दे सकते हैं, कोई वेबसाइट का नंबर दे सकते हैं, कोई भी वेबसाइट एड्रेस दे सकते हैं, फोन नंबर दे सकते हैं, लेकिन एक जो है वो रेजिडेंशियल एड्रेस नहीं देंगे इसके लिए, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके लिए अब कोई भी हम उत्पाद बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो हमें कोई ना कोई ऑफर या आकर्षण कोई देख रखना पड़ता है और उसे हमेशा हाईलाइट करना पड़ता है। तो उसे आप यहाँ हाईलाइट कर सकते हो या यहाँ ऊपर सेंटर हाईलाइट कर सकते हो या दोनों तरफ हाईलाइट। जैसे कहीं पर सेल लगी है तो यहाँ पर आप लिख दोगे सेल 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 सेल, या इतना बड़ा यहाँ पे दे दोगे छूट, 50% छूट, या 1 पर 1 फ्री, बाय 1 गेट 1 फ्री। इस तरीके के ऑफर्स हमें देने पड़ते हैं विज्ञापन के लिए ताकि लोग आकर्षित हों। अब जैसे इस पर हमने क्या ऑफर दिया, सभी उत्पादों पर 30% की छूट, जल्दी कीजिए, ऑफर सीमित समय के लिए, यानी लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ये ऑफर है। अगर आप जितनी जल्दी आएंगे तो मतलब लोग उस 30% का लाभ उठाने के लिए क्या करेंगे, जल्द से जल्द आने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से ये एक विज्ञापन तैयार हो जाएगा। मगर जो आपको कोई भी विज्ञापन बनाइए, कुछ भी करिए, जो आपको मेन ध्यान रखना है वो है आपको बॉक्स बनाना जरूर है, नीचे एड्रेस या फोन नंबर देना जरूरी है, और ऊपर जो भी प्रोडक्ट है उसको बड़ा बड़ा हाईलाइटेड तौर पर लिखना है। एग्जाम में जब कभी भी आप विज्ञापन बनाओगे ध्यान रखना किसी भी तरह का कलर इस्तेमाल करने की आपको परमिशन नहीं होती है। आप ब्लू पेन, ब्लैक पेन जो इस्तेमाल करते हो या पेंसिल, बस इसके अलावा आप कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसको लेकर क्वेरीज मेरे पास बहुत बार आती हैं, क्या मैम हम कलर इस्तेमाल कर सकते हैं? नो। बोर्ड एग्जामिनेशन हो, आपके इंटरनल एग्जाम्स हो, कभी भी आप विज्ञापन के लिए कोई भी कलरिंग या हाईलाइटर का इस्तेमाल या व्हाइटनर का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। इसके लिए ब्लू ब्लैक पेन जो आपको अलाउड है वो आप करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा पेंसिल, बस। कैसे डिटेल में देखेंगे कि आवेदन पत्र को लिखते समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है और किस तरीके से ये लिखा जाएगा। सबसे पहले समझे कि आवेदन पत्र होता क्या है। स्ववृत्त के साथ एक आवेदन पत्र भी लिखा जाता है। आवेदन पत्र के साथ उम्मीदवार अपना स्ववृत्त लगाता है और उसे नियोक्ता के पास प्रेषित करता है। देखिए, स्ववृत्त क्या होता है, वो एक टाइप्ड कॉपी होती है, जो टाइप होती है, जबकि हम जो आवेदन पत्र देते हैं ये हैंड रिटन होता है। तो ये एक हमारा क्या होता है ना, पर्सनल टच हम उसमें करके देते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप आगे कभी भी आप जब अपना बायोडेटा कहीं भी किसी भी कंपनी में देंगे तो उसके साथ आपको आवेदन पत्र लगाना ज़रूरी है, यानी कि एप्लीकेशन देना बहुत ज़रूरी होता है। और ये क्यों देते हैं, क्योंकि आपको हमें ये बताना पड़ता है कि भाई हमको आपके यहाँ की ये जॉब की इंफॉर्मेशन मिली कैसे, हम आपके लिए लॉयल हैं कि नहीं है, हम कर सकते हैं कि नहीं, आपकी कंपनी को हम जो है हाई अप ट्रेस पर ले जा सकते हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें हमें उसमें मेंशन करनी पड़ती हैं। स्ववृत्त में सारी जानकारियां दे दी जाती है, लेकिन फिर भी अलग से आवेदन पत्र लिखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि स्ववृत्त तो बना बनाया रखा होता है, जबकि आवेदन पत्र विज्ञापन पद एवं संबंधित संस्थान को लेकर लिखा जाता है। आवेदन पत्र क्या होता है कि हमने ये किस विज्ञापन से देखा कि आपके यहाँ जो है वो पद खाली है, दूसरा किस पद के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि भाई हमारी जो क्वालिफिकेशन होती है उससे हम कई पद के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, तो हम किस पद के लिए हम वो लिख रहे हैं, और दूसरा संबंधित संस्थान का नाम हमें उस आवेदन पत्र में मेंशन करना पड़ता है। आवेदन पत्र निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लिखा जाता है। अब बात ये आती है कि आवेदन पत्र हम लिखें क्यों, क्या जरूरत है। भाई हम स्ववृत्त तो दे ही रहे हैं, उसमें अपनी सारी इंफॉर्मेशन दे दी है हमने, लेकिन क्यों जरूरत है कि हम आवेदन पत्र लिखें।
आवेदन पत्र से व्यक्ति अपनी नियुक्ति की इच्छा को प्रकट करता है, स्ववृत्त से नहीं। मतलब उसमें हम ये दे सकते हैं कि हाँ, आप अगर हमको अपनी कंपनी में नियुक्त करेंगे तो हम आपकी कंपनी के लिए किस तरीके से फायदेमंद साबित हो सकते हैं, ये चीज हम उसमें मेंशन कर सकते हैं। ये चीज स्ववृत्त में मेंशन नहीं होती है। व्यक्तिक स्पर्श होता है, जैसे मैंने बताया कि हमारा एक पर्सनल टच होता है, क्योंकि इसको हम अपनी हैंडराइटिंग में लिखते हैं। और भाई आजकल तो क्या हैंडराइटिंग से भी आप अपनी पर्सनालिटी को व्यक्त कर सकते हैं। आजकल बहुत हैंडराइटिंग रीडर्स जो हैं वो हैंडराइटिंग समझ कर ही बहुत सारी चीजें जान जाते हैं। तो एक ये हमारा पर्सनल टच रहता है। भाषा ज्ञान एवं अभिव्यक्ति क्षमता का परिचय होता है। हमें अपनी भाषा पे, जैसे हमने उसमें तो लिख दिया कि हमें हिंदी इंग्लिश की अच्छी जानकारी है, तो अब ये जानकारी हमें कैसे पता चलेगी उनको? वो जब हम आवेदन पत्र लिखेंगे तो उसमें हमारे भाषा ज्ञान का पता चल जाता है, और हम किस तरीके से आपको प्रेजेंट करते हैं, अपनी बात को हम रखते हैं, ये हमारे लिखने के तरीके से पता चलता है। पद व संस्थान के प्रति गंभीरता का विश्वास जगाना। आवेदन पत्र में हम अपने पद को लेकर हम कितना रिस्पॉन्सिबल रहेंगे और कंपनी को हम कितनी ज्यादा आगे ले जा सकते हैं, इस चीज का विश्वास हम अपनी हैंडराइटिंग के थ्रू दिला सकते हैं, जो स्ववृत्त में नहीं होता है। प्रत्येक विज्ञापन के लिए अलग। अब ये नहीं कि हमने एक आवेदन पत्र लिखकर रख लिया, उसे हर जगह हम लिख के दें, नहीं भाई, हर कंपनी के लिए अलग अलग एडवर्टाइजमेंट निकलते हैं, तो इसलिए हमें हर जगह अलग अलग आवेदन पत्र लिखना पड़ता है, क्योंकि उस आवेदन पत्र में हमें उस कंपनी का नाम भी मेंशन करना पड़ता है। अब आते हैं आवेदन पत्र की विषय वस्तु किस तरीके की होनी चाहिए। आवेदन पत्र की विषय वस्तु में मुख्यतः 4 भाग होते हैं। कितने? 4 भाग होते हैं। पहला है भूमिका। पहले खंड में उम्मीदवार विज्ञापन तथा विज्ञापित पद पर अपनी उम्मीदवारी की इच्छा प्रकट करता है। आप सभी को पता है एक चीज कि ये जो आवेदन पत्र है ये औपचारिक पत्र का ही एक प्रकार है। तो लिखने का तरीका, तो इसका मतलब जो फॉर्मेट है वो तो उसी तरीके से रहेगा जैसे कि आपका औपचारिक पत्र लिखा जाता है। लेकिन उसमें जब हम विषय वस्तु लिखना शुरू करते हैं, जब महोदय और मान्यवर के बाद जो हम विषय वस्तु लिखते हैं, उसमें सबसे पहले जो हम भूमिका बांधते हैं उसमें ये मेंशन करते हैं कि हमें कैसे पता चला कि आपके यहाँ ये पद जो है वो खाली है। हमें किसी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पता चला, हमें किसी व्यक्ति के थ्रू पता चला, तो ये चीजें हम सबसे पहले भूमिका में मेंशन करते हैं। फिर उसके बाद सेकंड आता है सक्षमता। दूसरे खंड में उम्मीदवार ये बताता है कि वह विज्ञापन में वर्णित योग्यताओं और आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। इसमें उम्मीदवार की भाषा शैली और अभिव्यक्ति की क्षमता का परिचय मिल जाता है। अब जैसे जो भी पद के लिए जो भी रिक्तता निकली थी, हमने विज्ञापन में देखी, उसमें आपको कुछ जो है वो दिया जाता है। विज्ञापन में कुछ चीजें आपको बताइए कि आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए, आपके अंदर ये योग्यता होनी चाहिए, ये कुछ मेंशन किया जाता है। तो अब आप जो है सेकेंड पोर्शन में, यानी कि जब सक्षमता दिखाओगे भूमिका के बाद, तो आप ये चीज मेंशन करोगे उसमें कि आपने जितनी भी योग्यताएं एक कैंडिडेट में मांगी हैं वो सारी योग्यताएं मैं पूर्ण करता हूं, और जो है ये विश्वास दिलाता हूं कि अपनी इन योग्यताओं के साथ आपकी कंपनी को ऊपर लेके जाऊंगा। अब ये बात आती है कि आप इसे कितने अच्छे तरीके से लिख सकते हो। यहां पर आपकी भाषा शैली और आपकी अभिव्यक्ति की क्षमता, यानी कि आप कैसे अपनी बात रखते हैं, इसका पता चलता है। फिर आते हैं पद एवं संस्थान के प्रति गंभीरता एवं अभिरुचि। ठीक है, अब आपको जैसे जो यहां सक्षमता जैसे आपने दिखा दी, फिर उसके बाद आपको जिस कंपनी में आप ये आवेदन पत्र दे रहे हो, आप उसके प्रति कितने गंभीर हो। तीसरे खंड में उम्मीदवार पद और संस्थान के प्रति अपनी गंभीरता और अभिरुचि को अभिव्यक्त करता है, यानी कि आपकी कंपनी के लिए मैं जो है कितना गंभीर हूं, मैं इस कंपनी में काम करने के लिए बहुत उत्सुक हूं, ये सारी चीजें आप यहां पर मेंशन करेंगे। फिर आता है उपसंहार। आवेदन पत्र का चौथा खंड उपसंहार होता है। इसमें आवेदन पत्र की विषय वस्तु का औपचारिक समापन होता है, यानी कि औपचारिक समापन का मतलब आप हमें अपनी कंपनी में कार्य करने का मौका अवश्य देंगे, और मैं ये यकीन दिलाता हूं कि आपकी कंपनी को मैं जो है ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा। धन्यवाद कहकर आप इसको बंद कर देंगे। तो ये जो हम विषय वस्तु लिखते हैं ना, ये उसके 4 खंड है, क्या क्या आप मेंशन करोगे। फिर आते हैं
आवेदन पर एक व्यक्ति उम्मीदवार या आवेदक किसी संस्था में नौकरी पाने के लिए स्ववृत्त तैयार करता है। इसमें वह ईमानदारी से अपने व्यक्तित्व, ज्ञान और अनुभवों की सीधी, सरल, सटीक भाषा में कंप्यूटर से मुद्रित कर सूचनाओं को अनुशासित प्रवाह करता है। यानी कि जब हम स्ववृत्त तैयार करते हैं तो उसमें हमारे बारे में जितनी भी जानकारी है उसे हम सही सही लिखते हैं, जो ईमानदारी के साथ में, और एक सही क्रम में लिखते हैं। जो एक क्रम है, जो मैंने इससे पहले वीडियो में आपको वो क्रम समझाया भी है, तो उसी क्रम में आप इसको लिखेंगे। लेकिन फिर भी संस्थान से बुलावा पत्र ना आने पर सामान्यतः आवेदन पत्र की कमी महसूस की जाती है। अतः उम्मीदवार को स्ववृत्त के साथ एक आवेदन पत्र लिखना भी आवश्यक होता है। तो समझ में आया, हमने हमारे अंदर क्वालिफिकेशन भी हमने अच्छी ली, हमारे पास अच्छा अनुभव भी है, उसके बावजूद सब कुछ मैंने अपना स्ववृत्त सही तैयार किया, उसके बाद भी अगर कंपनी से हमारे पास ऑफर लेटर नहीं आए या हमको वो क्या कहते हैं नहीं बुलाया जाए साक्षात्कार के लिए, इंटरव्यू के लिए, तो इसमें क्या होता है कि हमने जरूर आवेदन पत्र नहीं लगाया था। क्योंकि आवेदन पत्र एक कंपलसरी चीज है, हमें स्ववृत्त के साथ कंपनी में देना ही देना पड़ता है। तो हमेशा आवेदन पत्र के साथ ही स्ववृत्त सबमिट किया जाता है। और एग्जाम में भी ध्यान रखिएगा, आपसे आवेदन पत्र लिखने को आ सकता है, इसलिए आवेदन पत्र की भी तैयारी आप करके रखिएगा। ये मत सोचिए कि स्ववृत्त आया तो हम सिर्फ स्ववृत्त लिखेंगे, स्ववृत्त के साथ आपका आवेदन पत्र लगाना कंपलसरी है। किसी व्यक्ति विशेष द्वारा अपने बारे में सूचनाओं का क्रमवार संकलन ही स्ववृत्त कहलाता है। इसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व, ज्ञान, अनुभव के सबल पक्ष को इस प्रकार प्रस्तुत करता है जो नियोक्ता के मन में उम्मीदवार के प्रति अच्छी व सकारात्मक छवि प्रस्तुत करता है। तो स्ववृत्त आप समझ रहे हैं ना क्या होता है, इसमें जो भी चीजें वो हमारा एक पॉजिटिव जो है वो रूप नियोक्ता के सामने प्रस्तुत करता है। स्ववृत्त में अपना पूरा परिचय, पता, संपर्क सूत्र यानी कि टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल आदि शैक्षणिक व व्यावसायिक योग्यताओं के क्रमवार विवरण के साथ अन्य संबंधित योग्यताओं, विशेष उपलब्धियों, कार्योत्तर गतिविधियों व अभिरुचियों का उल्लेख होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको स्ववृत्त में मेंशन करना जरूरी है। अब इसको कैसे मेंशन करेंगे, देखिए ये सारी चीजें आपको अपना परिचय देना है, पता देना है, आपका कांटेक्ट देना है, आपकी जितनी क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आपकी जितनी भी व्यावसायिक योग्यता है, यानी कि आपने व्यावसायिक योग्यता का मतलब होता है कि जैसे आपने अब किसी भी चीज का जो है टेक्निकल ज्ञान लिया हो उसके बारे में, आपकी जितनी भी उससे संबंधित योग्यताएं, अलग उपलब्धियां हैं, कार्योत्तर गतिविधियां हैं, हॉबीज हैं, आपके एक्सपीरियंस है, सब कुछ आपको मेंशन करना है। ठीक है, अब चलिए अब हम देखते हैं स्ववृत्त का प्रारूप कैसे लिखते हैं। अब स्ववृत्त जब आपको अगर एग्जाम में लिखने को आएगा तो यहां से आप ऐसे लिखना शुरू करेंगे। अब देखिए स्ववृत्त में एक चीज आपको और चीज ध्यान रखनी है, जो क्वेश्चन दिया रहेगा, अगर मान लीजिए आपसे बोला गया कि आप नरेंद्र कुमार हैं और किसी पद के लिए आप आवेदन तैयार करिए, आवेदन और स्ववृत्त तैयार करिए, तो वहां पे आपका नाम नरेंद्र कुमार ही है, आपका नाम कुछ भी हो आपको नरेंद्र कुमार ही आवेदन पत्र में मेंशन करना है और स्ववृत्त में मेंशन करना। अगर सपोज कोई भी नाम नहीं दिया है तो आप अपने नाम के साथ उस आवेदन पत्र और स्ववृत्त को बनाएंगे। अब आ जाता है एड्रेस की बारी। तो एड्रेस आप कोई भी दे सकते हो, जरूरी नहीं कि आप अपना एक्चुअल एड्रेस, एक्चुअल नंबर या एक्चुअल ईमेल आईडी दो, उसे आप बना सकते हैं, ठीक है। मगर नाम चूंकि आपको वही देना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम कॉपी में तो आपका नाम वही है ना। चलिए शुरू करते हैं स्ववृत्त। सबसे पहले देखिए सीक्वेंस ध्यान रखिएगा, ये सीक्वेंस मेन है। सबसे पहले हम व्यक्ति परिचय देते हैं, क्या है, सबसे पहले नाम आता है, जैसे यहां पर हमने नरेंद्र कुमार लिया, पिता का नाम सुरेंद्र कुमार, माता का नाम शबनम, जन्म तिथि 18 नवंबर 1982। फिर है वर्तमान पता, जो भी आपका वर्तमान पता हो वो, या आप कोई भी दे सकते हैं। D72 पाकेट 4 मयूर विहार फेज 1 दिल्ली, और पिन कोड देंगे, ये ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं स्थानीय पता, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि वर्तमान पता और स्थानीय पता आपका अलग अलग हो सकता है, तब आपको अलग अलग देना पड़ता है। और अगर आपका सेम है तो जैसे यहां दिया है स्थायी पता हमने लिख दिया उपर्युक्त, तो आप उपर्युक्त लिख दोगे। अपना टेलीफोन नंबर, भाई आजकल तो बहुत कम जगहों पे लैंडलाइन होता है, अगर आपके पास टेलीफोन नंबर नहीं है तो आप ये ऑप्शन नहीं डालोगे, डायरेक्ट मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस डाल दोगे, ठीक है।
फिर उसके बाद जैसे कि बोला गया कि आपको इसके बाद शैक्षणिक योग्यता लिखनी है। अब शैक्षणिक योग्यता के लिए खास तौर से मैं आपको बता रही हूं, जब आप एग्जाम कॉपी में अपनी शैक्षणिक योग्यता लिखना शुरू करेंगे तो इस तरीके से पूरा एक टेबल बनाएंगे, ठीक है, और उसी टेबल में सारी चीजें मेंशन करेंगे। कैसे होगा? सबसे पहले आप क्रम संख्या लिखेंगे, फिर परीक्षा, डिग्री या डिप्लोमा जो भी आपने जिस भी है, फिर किस वर्ष में किया, फिर विद्यालय, बोर्ड, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय आप मेंशन करेंगे, फिर जिन जिन विषय से किया वो, फिर श्रेणी और प्रतिशत। ये आपकी जो है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम हो जा रहे हैं, 7 कॉलम है। इन 7 कॉलम को आप इसी ऑर्डर में बनाएंगे। फिर नंबर 1 देखिए, शैक्षणिक योग्यता हमेशा 10वीं कक्षा से शुरू होती है, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा 10th क्लास से शुरू होती है। तो अब चूंकि आप बोलोगे कि मैम हम लोग तो 10th क्लास में हैं, उसके आगे की शैक्षणिक योग्यता कैसे लिखेंगे? तो आपको नॉलेज तो है ही, आप उसी हिसाब से इमेजिनेशन आप भर सकते हो, ठीक है। तो सारी चीजें, भाई अभी आपने 10th पास तो किया नहीं है, आप 10th अभी कर रहे हो, तो 10th में आप उसी चीज को अपने जो जो सब्जेक्ट में करके आप उसी तरीके से 12th में और आगे का भी मेंशन करोगे। अब जैसे यहाँ पर 10th है, इसने किया 1997 में, कौन से स्कूल से आप कर रहे हो स्कूल का नाम लिख देना, फिर जिन सब्जेक्ट से कर रहे हो, जैसे यहाँ पर राजकीय विद्यालय CBSE से है, फिर विषय क्या रहा, अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, कौन सी श्रेणी से किया, आप प्रथम आए, आपने किस श्रेणी में, किस डिवीजन में उसको किया, फर्स्ट डिवीजन में किया, कितने प्रतिशत थे आपकी, कितने परसेंटेज थे, 93%। फिर उसके बाद आपने ठीक 2 साल बाद, भाई 10th के बाद 2 साल बाद ही आपका आएगा, 99 में आपने 12th किया। राजकीय विद्यालय सेम स्कूल रहा, आपके सब्जेक्ट बदल जाएंगे 10th में, अंग्रेजी, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, इसने PCM से किया है तो उसने उसी हिसाब से दिया। आप इसका फर्स्ट डिवीजन आया, 95% मार्क्स। फिर इसी के आगे इस तालिका को जारी रखेंगे। 3rd आपका रहेगा, आपने BSc ऑनर्स किया 2002 में, ध्यान रखना 2 साल बाद आएगा, फिर 3 साल बाद आएगा। 12th के बाद ऑनर्स करने में आपको 3 साल लगते हैं, तो 3 साल का गैप रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। ये कहाँ से किया? आप जाहिर सी बात है, ये आप तब तक आप कॉलेज में पहुंच चुके हैं, हिंदी कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय। अब आप जिस भी सिटी में हैं उसके किसी कॉलेज का नाम लिख सकते हो। किससे किया? कंप्यूटर साइंस या जो कोई भी आप जिस भी विषय में आप इंटरेस्टेड हो वो दे सकते हो। फर्स्ट डिवीजन आए, परसेंटेज। अब यहाँ से तो आप सब इमेजिनेटिव दोगे, क्योंकि आपने अभी कोई डिग्री तो प्राप्त करी नहीं है, आप तो क्लास 10th में ही हो, तो वो आप अपने मतलब काल्पनिक तौर पर आप इसको दे सकते हो। फिर आते हैं, आपने MBA किया, BSc करने के बाद आपने MBA कर ला। अब BSc करने के 2 साल, MBA करने में 2 साल लगता है, तो आपने 2 साल किया। अगर आप कोई ऐसी डिग्री मेंशन कर रहे हो जो 1 साल में हो जाती है, कोई भी ऐसा डिप्लोमा, तो वहां 1 साल ही मेंशन रखोगे। आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, मानव संसाधन, इसका मतलब क्या होता है? HR, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज। फिर है प्रथम श्रेणी 85%। अब ये आपकी पूरी तालिका यहाँ खत्म हो गई, आपकी जितनी शैक्षणिक योग्यता थी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन तक आपने बता दी। अब उसके बाद आते हैं अन्य संबंधित योग्यताएं, मतलब अब इसके अलावा आपने क्या योग्यता, जैसे हम लोग करते हैं ना, कोई किसी ने कोई कोर्सेस किए हुए हैं तो वो आप यहाँ मेंशन करो। जैसे यहाँ है कंप्यूटर का अच्छा और अभ्यास, ठीक है, MS ऑफिस और इंटरनेट से आपको है। फ्रांसीसी भाषा का कार्य योग ज्ञान है। आपको ये 2 चीजें आपको आगे जॉब में काफी हेल्प कर सकती है, तो इनको आपको मेंशन करना जरूरी है। फिर इसके अलावा आपने जो उपलब्धियां प्राप्त करी हैं, आपने स्कूल से लेकर अभी तक कॉलेजेस तक जितने भी प्राइजेस लिए हैं किसी भी कंपटीशन में, उन्हें मेंशन करो। जैसे यहाँ है अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिता 2001 में प्रथम पुरस्कार लिया आपने। राजीव गांधी स्मारक निबंध प्रतियोगिता में आपने 2002 में प्रथम पुरस्कार लिया। विद्यालय और महाविद्यालय क्रिकेट टीमों के आप कप्तान रहे हैं। तो ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है, ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि आपको उसी तरीके का एक पोर्टफोलियो मिल सकता है। उसके बाद आता है आपका कार्యేतर गतिविधियां, यानी कि आपने जो भी पढ़ाई करी या जो भी उपलब्धियां आपने हासिल करी, उसके अलावा भी आपके पास जो रुचियां हैं उसके हिसाब से आपको लिखना है। क्या है? उद्योग व्यापार संबंधी पत्रिकाओं और अखबारों का नियमित पाठन करते हैं आप। इंटरनेट सर्फिंग का आपको शौक है। देश भ्रमण का शौक है, यानी कि अगर आपको घूमने का शौक है तो आपकी जॉब प्रोफाइल ऐसी हो सकती है कि वो
टूरिंग जॉब दे सकते हैं आपको, एक सिटी से दूसरी सिटी जाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अच्छा लगता है तो आपको उस तरह का एक पोर्टफोलियो मिल सकता है। फुटबॉल और क्रिकेट में अभिरुचि है तो इसका मतलब क्या है कि आप टीम के साथ वर्क कर सकते हैं, तो इसलिए ये सारी चीजें आपको आगे हेल्प करेंगी। कार्यतर गतिविधियों के बाद आप ऐसे संबंधित व्यक्तियों का विवरण जो उम्मीदवार के व्यक्तित्व और उपलब्धियों से परिचित हो, यानी कि जैसे कि जैसे आप कॉलेज से अभी आप निकले हो, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आप अपने प्रोफेसर्स या प्रिंसिपल के ही जो है वो नाम देंगे यहाँ पर। जैसे यहाँ पर है श्री जे रामानाथन, निदेशक, आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, लोधी, स्टेट, नई दिल्ली। तो लास्ट आपने क्या किया था, आपने MBA किया था आदर्श इंस्टीट्यूट में, तो आपने वहाँ के जो है निदेशक जो है उनका नंबर आपने उनके बारे में बता दिया। फिर देवेंद्र गुप्ता, प्राध्यापक, मार्केटिंग, आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, लोधी, स्टेट, नई दिल्ली। तो वहीं के एक आपने अध्यापक यानी कि वहाँ के प्रोफेसर का जो है वो आपके बारे में दे दिया। अब मान लीजिए अब अच्छा, ये करने के बाद आप डेट डालोगे, स्थान डालोगे और अपने साइन करोगे। साइन हमेशा इस साइड में रहेंगे, याद रखना, राइट हैंड साइड में, और बाकी सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड से रहेगा। अब मान लीजिए अगर आपको बोला जाए कि आपके पास अनुभव भी है किसी कंपनी में काम करने के लिए, क्वेश्चन में मेंशन कर दिया, तो वो आप क्या करोगे, जो ये आपका व्यक्ति परिचय है उसके बाद ये आपका शैक्षणिक योग्यता आ रही है, तो इन दोनों के बीच में यानी कि व्यक्तिगत परिचय के तुरंत बाद आप अपना एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव मेंशन कर देंगे, और फिर उसके बाद आप ये शैक्षणिक योग्यताएं लेकर आएंगे। ठीक हो गया। और फिर उसके बाद यहां पर ये संबंधित अधिकारियों के नाम जो बदलेंगे वो कहां पे आ जाएंगे, जो आपने लास्ट कंपनी में जिसमें काम किया है उनसे संबंधित लोगों के नाम यहां पर आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपका सौवृत्त तैयार हो गया। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो इस सीक्वेंस का आप ध्यान रखना बहुत जरूरी है, अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लो किसके बाद क्या चीजें आएंगी, कैसे हमें लिखना है। आवेदन पत्र और सौवृत्त की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, सिर्फ वर्बली नहीं याद करना, एक बार उसे लिख कर जरूर देखना, बिना देखे लिखने की कोशिश करना कि आपको सीक्वेंस याद है कि नहीं, क्योंकि सौवृत्त और आवेदन इन दोनों में ही, पहले आवेदन में तो आपका प्रारूप देखा जाएगा कि आपने जो उसका फॉर्मेट है वो सही तरीके से लिखा है कि नहीं। आवेदन पत्र का फॉर्मेट वैसे ही रहेगा जैसे औपचारिक पत्र का फॉर्मेट होता है। अंदर की विषय वस्तु के बारे में मैंने आपको बता दिया। और रही बात सौवृत्त की, तो सौवृत्त में जो सीक्वेंस है उस पे आपका मस्ट फोकस होगा, क्योंकि 50% मार्क्स आपके उसी से आएंगे। इसलिए एक बार देख कर लिखो, एक बार बगैर देखे लिखो कि आपको सारे सीक्वेंस याद हैं कि नहीं याद है। तालिका बनाकर चेक कर लो कि तालिका की भी सीक्वेंस आपको याद है कि नहीं, क्योंकि इसमें ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं। आप अंदर क्या लिख रहे हो ये चीजें थोड़ा कम पढ़ी जाएंगी, लेकिन फॉर्मेट पे आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, तो उस पर आप ज्यादा फोकस करते हैं। वो है प्रारूप, जैसा आपको एग्जाम में बनाना है। तो सबसे पहला जो काम करना है वो आपको ये बॉक्स बनाना है। सबसे पहले क्या करोगे, बॉक्स बनाना है। बॉक्स बनाने के बाद जो भी आपका शीर्षक है संदेश का उसे लिखोगे। जन्मदिन पर शुभकामना संदेश, किसी को बधाई संदेश, शोक संदेश, निमंत्रण संदेश, आमंत्रण संदेश, जो कुछ भी है उसे आप यहाँ ऊपर की तरफ मेंशन कर देंगे। अब मान लीजिए आपने जन्म दिवस पे दिया, अब आप यहाँ एक छोटा सा केक यहाँ बना दो, एक यहाँ बना दो, बीच में 2 लाइनें लिख दो, इतना आप कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आप दिनांक मेंशन करेंगे। ठीक है, शीर्षक हो गया, शीर्षक के बाद आपका दिनांक मेंशन हुआ। दिनांक याद रखना, जिस भी डेट को, जैसे एग्जाम आपकी जिस भी डेट को पढ़ रहा है उसी डेट को ही आप मेंशन करेंगे। क्या करेंगे, उसी डेट को आप मेंशन करेंगे। उसके अलावा आपको कोई भी डेट जो है वो मेंशन नहीं करनी। ऐसा नहीं है कि आपने जो आपके कॉपी में लिखा था आपने वही मेंशन कर दिया, नहीं, ये गलती नहीं करना। जो भी डेट आपको दी जा रही है वही डेट आप मेंशन करोगे, खास तौर से जो आपके एग्जाम की डेट है। ठीक है, अब मान लीजिए ये हुआ कि स्वतंत्रता दिवस है, तो स्वतंत्रता दिवस तो जाहिर सी बात है कि 15 अगस्त का ही रहेगा, तो 15 अगस्त मेंशन करोगे। अगर आपका गणतंत्र दिवस का है तो फिर आप गणतंत्र दिवस की डेट डालोगे। लेकिन हाँ, जन्मदिन है, बधाई संदेश है, ये सारी चीज आप किसी भी दिन की मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद सीधे समय आ जाता है। अब किसी को आप बधाई दे रहे हो तो ध्यान रखना प्रातः का ही समय रहेगा, सुबह का ही समय रहता है।
फिर अभिवादन है, मित्र को दे रहे हो, प्रिय मित्र, अंकुर आपने मेंशन कर दिया, अभिवादन हो गया। उसके बाद हम मुख्य भाग विषय वस्तु पे आ जाते हैं। तुम्हारे जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तुम हमेशा स्वस्थ रहो तथा जीवन में प्रगति करते हुए उन्नति की शिखर को छुओ। तुम्हारे जन्मदिन के अवसर पर मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि तुम खुशी और सुखी और दीर्घायु बनो। ये लिख दिया, हमारा विषय वस्तु हो गया बीच में। फिर उसके बाद आप प्रेषक हो, अपना नाम लिखो मनोज कुमार, नीचे तुम्हारा मित्र, या आप ऊपर लिख सकते हो तुम्हारा मित्र, नीचे मनोज कुमार। तो इस तरीके से आप मेंशन करोगे। मगर जो कंपलसरी चीज है जिसमें आपको मेन ध्यान देना है वो है आपको ये जो स्क्वायर बॉक्स है ये कंपलसरी बनाना है। जो चीजें जिस सीक्वेंस में उसी सीक्वेंस, ऐसा नहीं है कि आपने ऊपर शीर्षक तो लिख दिया, समय पहले लिख दिया, दिनांक बाद में लिख दिया, ये काम नहीं करना है। दिनांक ऊपर रहेगा, समय बाद में आएगा, उसके बाद अभिवादन आएगा, फिर विषय वस्तु आएगी, फिर प्रेषक का नाम आएगा। तो जो सीक्वेंस है वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए लेखन कार्य में प्रारूप को लेकर सबसे ज्यादा मार्क्स होते हैं। मान लीजिए अगर 5 मार्क्स का ये आएगा तो 3 मार्क्स का आपका प्रारूप फॉर्मेट का आपको मिलेगा। तो ये चीजें आपको ये ध्यान रखनी है। प्रारूप आप अच्छे से देख लो, इसी तरीके से आपको एग्जाम में आने वाले अपने कोई भी संदेश है उसको लिख। अब आ जाते हैं प्रारूप पे। प्रारूप में बहुत ध्यान दीजिएगा क्योंकि आपको इसी तरीके से पूरी सूचना एग्जाम में लिखनी है। तो सूचना में सबसे पहले हमें क्या लिखना है, यहां पर आप लिखोगे सूचना। ये देना जरूरी है क्योंकि देखिए आपके यहाँ कोई भी नोटिस, स्कूल में देखो कोई भी नोटिस इशू होती है तो सबसे ऊपर नोटिस लिखा होता है ना, तो ये सूचना लिखना जरूरी है। उसके बाद संस्था का नाम आता है, ध्यान रखना जिस भी संस्था के द्वारा वो इशू किया जा रहा है उस संस्था का। अब आप बोलोगे हमें क्या, आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा सूचना के लिए उसमें संस्था का नाम मेंशन होगा। और मान लो अगर संस्था का नाम मेंशन नहीं है, मान लो कि अब विद्यालय की तरफ से जो है क्रिकेट आयोजन करने की सूचना है, तो विद्यालय का नाम, अपने विद्यालय का नाम लिख सकते हैं या कोई भी विद्यालय का नाम आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर विद्यार्थी परिषद सरदार वल्लभ भाई पटेल विद्यालय दिल्ली। फिर जैसे कि बोला गया कि दिनांक लिखना है, आप दिनांक लेफ्ट हैंड साइड पे लिखोगे। फिर आप अभिवादन के साथ वो सूचना दोगे, क्या है, प्रिय मित्रों, आगामी 25 नवंबर 2000 को वार्षिकोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसी से संबंधित व्यवस्था को लेकर कुछ आवश्यक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए छात्र परिषद की बैठक 2 नवंबर को सभागार में मध्यावकाश के समय निश्चित होनी है। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या बोला था, अगर आप किसी की मीटिंग आयोजित कर रहे हो तो ये आपको बताना पड़ेगा कि किस दिन है, कहां पर है, किस समय है। तो अब देखिए ये 2 नवंबर को हो रही है, सभागार स्थान है यानी कि मीटिंग कक्ष है, फिर मध्यावकाश मतलब लंच के समय है। तो ये तीनों चीजें जरूरी हैं मीटिंग के लिए। छात्र परिषद के सभी सदस्यों को उपस्थित होना अनिवार्य है। अब कौन कौन लोग उसमें शामिल होना चाहते हैं, होना जरूरी है, वो भी हमने मेंशन कर दिया। छात्र परिषद के सभी सदस्य उसमें शामिल होना जरूरी है। अब इसे कौन इशू कर रहा है, चूंकि ये छात्र परिषद का है इसलिए इसे उसका सचिव ही इशू करेगा। तो प्रेषक का नाम यहाँ पर क्या आएगा, राहुल शर्मा, आपका जो नाम है आप मेंशन कर सकते हो। सचिव, प्रेषक का पद हो जाएगा, सचिव है विद्यार्थी परिषद का। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि सूचना में ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है और विषय वस्तु के अंतर्गत ही वो चीजें आएंगी जो डिपेंड करेगा कि आपका क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। मान लीजिए किसी मीटिंग का है या खोया पाया है या किसी प्रदर्शनी की जानकारी है तो उसे आप जैसे यहाँ पर दिया गया तो आप ये जो इस क्या कहते हैं डेट है, स्थान है, समय है, इसे आप जो है एक बुलेट्स में देकर भी यहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ चीजें हैं जो आप, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होगी आपको सबसे पहले ये इस तरीके का एक बॉक्स बनाना है और उसी के अंदर ये सूचना लिखनी है। किसी भी तरह का कलर आपको इस्तेमाल नहीं करना, ना हाइलाइटर इस्तेमाल करना है, सिर्फ आपको ब्लैक पेन, ब्लू पेन, इसकी परमिशन है, आप सिर्फ वही इस्तेमाल करेंगे और इसके अलावा सिर्फ पेंसिल, और कुछ भी आपको इस्तेमाल करने की परमिशन एग्जाम में नहीं होती है। इसे आपको ध्यान रखिए। आप किसी भी क्लास में, ये मत सोचिए कि आप बोर्ड में हैं तो ही, आप किसी भी क्लास में हैं इसको आदत डालिए कि आप जो है किसी भी तरीके का कोई भी कलर इस्तेमाल कभी मत कीजिए, क्योंकि ये आपकी फिर हैबिट में आ जाएगा तो आप आसानी से कर पाओगे।
मजबूर कर देंगे कि इस जगह अगर आप होंगे तो आप कैसे इस पर रिएक्ट करेंगे। अब आते हैं लघु कथा की विधियां, यानी कि अब ध्यान दीजिएगा आप कि एग्जाम में किस किस तरीके से लघु कथा पूछी जा सकती हैं। पहला आता है, देखिए, लघु कथा का अधिकाधिक प्रचार प्रसार होने के कारण छात्रों से भी आशा की जाती है कि वह इस ओर ध्यान दें और लघु कथा लिखने का अभ्यास करें, क्योंकि इससे उनमें सृजनात्मक शक्ति जगती है। इसके लिए उनसे अपेक्षा की जाती है कि 4 विधियों से लघु कथा लिखने का अभ्यास करें। देखिए आजकल क्या है, कथाएं, लघु कथाएं बहुत ज्यादा फेमस हो गई हैं, तो इसके कारण जो है एग्जाम में भी इसका एक क्वेश्चन अब आने लगा है। अब एग्जाम में उन छात्रों से ये कोशिश की जाती है कि कुछ अच्छी और नई चीज लिखकर सामने रखें, तो उसके लिए इनको 4 तरीके से पूछी जाती है। कितने तरीके से? 4 तरीके से। पहला होता है लघु कथा की सहायता या आधार पर लघु कथा लिखना, मतलब आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत कर दी जाएगी, एक लघु कथा प्रस्तुत कर दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा इसको पढ़िए और इससे प्रेरणा लेकर आप अपनी एक लघु कथा लिखिए। ठीक है, ऐसे आ सकता है। दूसरा है रूपरेखा के सहारे लघु कथा लिखना, यानी कि आपको कुछ पॉइंट्स दे दिए जाएंगे। जैसे बोल दिया एक किसान था, उसके 4 बेटे थे, किसान बहुत परेशान था, बच्चे बहुत झगड़ते थे, अंत में सब मिलके रहने लगे। बस ये कुछ पॉइंट्स दे दिए गए, इस पे आपको लघु कथा लिखनी है। फिर नेक्स्ट है अधूरी या अपूर्ण लघु कथा को पूर्ण करना। मान लीजिए कोई कहानी शुरू करी और उसको आधे में लिखकर छोड़ दिया और कहा उसके आगे का बाकी आप लिखो। ठीक है, उसे क्या बोल देंगे, बाकी आप लिखो। अब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए क्या हुआ कि 2 बच्चे घर में अकेले थे, उनके पिताजी पुलिस में सुपरिटेंडेंट थे, हैं, घर में कोई था नहीं। उस समय घर में आतंकवादी घुस आए, बच्चे डर गए, उन्होंने अपनी सूझबूझ से आतंकवादियों को भगा दिया। अब आपको आगे क्वेश्चन दे दिया गया कि आप बच्चों ने अपनी सूझबूझ से किस तरीके से आतंकवादियों को भगाया, आपको उस कथा का विस्तार करना है। ये तो अपूर्ण कथा थी, आपको पूर्ण करने के लिए बोल दी गई है ना। फिर आते हैं चित्रों की सहायता से लघु कथा का अभ्यास करना। चित्र दे दिए गए, उसको देखकर आपको लघु कथा बनानी है। तो मोस्टली ऐसी ये लघु कथा छोटे बच्चों में आती है, लेकिन आपको भी पूछी जा सकती है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, तो ये आपको 4 तरीके से पूछी जाएगी। अब इन 4 तरीकों को हम समझ लेते हैं। पहला है लघु कथा की सहायता या आधार पर लघु कथा लिखना। मूल लघु कथा को ध्यान से पढ़कर लघु कथा लिखने का अभ्यास किया जाना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि लघु कथा को खूब ध्यान से पढ़ा जाए, उसकी प्रमुख बातों या चरित्रों या घटनाओं को अलग कागज पर संकेत रूप में लिख लिया जाए। फिर अपनी भाषा में मूल लघु कथा को इस तरह लिखा जाए कि कोई भी महत्वपूर्ण बात या घटना या प्रसंग छूटने ना पाए। इस प्रकार की लघु कथा लिखते समय छात्रों को निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना चाहिए। यानी कि आपके सामने जब लघु कथा आई है, जो आपको एग्जाम्पल के तौर पर दी गई है, उसको ध्यान से पढ़ो। उसमें जो जो पॉइंट्स हैं, जो जो एकदम टर्निंग पॉइंट्स हैं, उन सभी के पॉइंट्स को एक जगह नोट कर लो। ठीक है, और फिर उसी से अपनी लघु कथा बनाओ। इससे क्या होगा कि आप कोई भी पॉइंट छोड़ने नहीं पाओगे। अब इस तरह की लघु कथा लिखते समय आपको ध्यान क्या देना होगा, देखिए, लघु कथा का आरंभ आकर्षक होना चाहिए। यानी कि जो लघु कथा आप लिखना चाह रहे हो, हमेशा किसी भी लघु कथा को लिखोगे, आरंभ हमेशा आकर्षक होना चाहिए। संवाद छोटे छोटे हों, लघु कथा का क्रमिक विकास हो, यानी कि एक सीक्वेंस से वो धीरे धीरे आगे बढ़े। उसका अंत स्वाभाविक हो, यानी कि जिस तरीके से अंत लघु कथा में दिया गया हो, उसी तरीके से स्वाभाविक अंक आपकी लघु कथा में भी हो। लघु कथा का शीर्षक मूल लघु कथा का शीर्षक हो, यानी कि जैसे मान लीजिए आपको बोल दिया गया एकता में बल, तो अब जो कहानी एकता में बल जैसे किसान वाली दे दी गई आपको, अब आपको उसी तरह की एकता में बल दूसरी दिखनी है। शीर्षक वही रहेगा, लेकिन अंदर की कहानी आपको बदलनी पड़ेगी। भाषा सरल और सुबोध हो, इनके आधार पर छात्रों से लघु कथा लिखने का अभ्यास कराया जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जिन पर आप अभ्यास कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरी विधि से लिखने पे, रूपरेखा संकेतों के सहारे लघु कथा लिखना। मैंने जैसे बोला कि आपको कुछ संकेत दे दिए जाएंगे, फिर उन पर आपसे बोला जाएगा कि आप लघु कथा लिखो। जैसे रूपरेखा या दिए गए संकेतों के आधार पर लघु कथा लिखना कठिन भी है और सरल भी है, यानी कि आपको हिंट्स तो मिल जाती हैं,
लेकिन अगर आपकी काल्पनिक शक्ति अच्छी नहीं है, सृजनात्मक शक्ति अच्छी नहीं है, तो फिर आप उन संकेतों से भी एक कहानी अच्छी नहीं बना पाओगे। और अगर आपको अच्छे से आप अपनी काल्पनिक शक्ति यूज कर सकते हो तो कहानी लिखना आपके लिए बहुत आसान है। कठिन इसलिए कि संकेत अधूरे होते हैं, इसके लिए कल्पना और मानसिक व्यायाम करने की आवश्यकता पड़ती है। सरल इसलिए कि लघु कथा के संकेत पहले से दिए रहते हैं, यहाँ केवल खाना पूरी करने वाली होती है। यानी कि अगर आपकी कल्पना शक्ति अच्छी है तो आपके सामने तो आधी कहानी प्रस्तुत है, आप फटाफट आगे की लिख लो। लेकिन इस प्रकार की लघु कथा लिखने के लिए कल्पना से अधिक काम लेना पड़ता है, यानी कि आपको अपनी काल्पनिक शक्ति ज्यादा इस्तेमाल करनी पड़ती है। यानी कि मान लो ये घटना घटी तो इसके बाद और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा। ऐसी लघु कथा लिखने में वे ही छात्र अपनी क्षमता का परिचय दे सकते हैं जिनमें सृजनात्मक और कल्पनात्मक शक्ति अधिक होती है। इसके लिए छात्र को संवेदनशील और कल्पना प्रवण होना चाहिए। एक उदाहरण इस प्रकार है, यानी कि आपकी इमेजिनेशन पावर अच्छी होनी चाहिए, जहां पर आपको संकेतों के आधार पर लघु कथा को लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। अब जैसे यहां पर आपको संकेतों के आधार पर एक लघु कथा दी गई, जैसे याद दिया, एक किसान के लड़के लड़ते, किसान मरने के निकट, सबको बुलाया, लकड़ियों को तोड़ने को दिया, किसी ने से ना टूटा, एक एक कर लकड़ियां तोड़ी, शिक्षा। अब ये देखा, अब यहाँ पर क्या दिया, उपर्युक्त संकेतों को पढ़ने और थोड़ी कल्पना से काम लेने पर पूरी कहानी इस प्रकार बन सकती है। अब जब आप ये पढ़ोगे और कल्पना शक्ति इस्तेमाल करोगे तो पूरी कहानी फटाफट बन जाएगी। कैसे, देखिए, एक था किसान, उसके 4 लड़के थे, पर उन लड़कों में मेल नहीं था, वे आपस में बराबर लड़ते झगड़ते रहते थे। एक दिन किसान बहुत बीमार पड़ा। जब वह मृत्यु के निकट पहुंच गया तब उसने अपने 4 लड़कों को बुलाया और मिलजुल कर रहने की शिक्षा दी। उनसे पहले समझाया कि तुम मिलजुल कर रहो, किंतु लड़कों पर उसकी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब किसान ने लड़कियों को लकड़ियों का गट्ठर मंगवाया और लड़कों को तोड़ने को कहा। किसी से वह गट्ठर न टूटा। फिर लकड़ियां गट्ठर से अलग की गईं। किसान ने अपने ये सभी लड़कों को बारी बारी से बुलाया और लकड़ियों को अलग अलग तोड़ने को कहा। सबने आसानी से लकड़ियों को तोड़ दिया। अब लड़कों की आंखें खुल गईं। तभी उन्होंने समझा कि आपस में मिलजुल कर रहने से कितना बल है। तो इस तरीके से आप संकेतों के आधार पर लिख सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, तीसरा, अपूर्ण लघु कथा को पूर्ण करना। यानी कि आपके पास आधी लघु कथा दी हुई है और आधी आपको उसके आगे पूर्ण करनी, यानी कि एक घटना घट के छोड़ दी जाएगी और उसके आगे की घटना का अंत आपको करना है। छात्रों की कल्पना शक्ति जगाने के लिए ऐसी लघु कथा लिखने का भी अभ्यास कराया जाता है। यानी कि आपकी इमेजिनेशन पावर स्ट्रांग हो, इसलिए आपसे ये अभ्यास कराना। आपको अगर करना है तो आप इस तरीके से करो, आपकी इमेजिनेशन पावर काफी स्ट्रांग होगी। जो अधूरी या अपूर्ण हो उसको पूरा करना है। इसके लिए आवश्यक है कि अपूर्ण लघु कथा को ध्यान से पढ़ा जाए, उनके क्रमों को समझा जाए, उनमें परस्पर संबंध बनाते हुए सृजनात्मक कल्पना के सहारे आधुनिक कहानी को पूरा करने का अभ्यास किया जाए। मतलब आपके सामने जो अधूरी कहानी रखी गई है उसे आपको ध्यान से पढ़ना है और देखना है कि कैसे कैसे एक एक घटना घट रही है, कौन कौन उसके अंदर पात्र है, किसकी क्या खासियत है, उसके हिसाब से आप सोचना शुरू करो। जब आप सोचना शुरू करोगे तभी आप एक नई कहानी बना पाएंगे। अब जैसे यहाँ एक उदाहरण दिया है, कौवे ने गाना सुनाने के लिए जो ही अपनी चोंच खोली, रोटी का टुकड़ा उसके मुंह से गिर गया। रोटी का टुकड़ा ले लोमड़ी हंस हंस कर खाने लगी और कौवा अपनी मूर्खता पर पछताने लगा। अब ये अधूरी कहानी है ना। अब क्या है, अब अगर दूसरी बार कौवा मांस का टुकड़ा ले आए तो लोमड़ी क्या करेगी। अब आपसे ये क्वेश्चन करके छोड़ दिया गया। इस अपूर्ण कहानी को पूरा करें। यहाँ छात्र को कल्पना शक्ति के सहारे शेष कहानी को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। शेष कहानी के अनेक रूप हो सकते हैं, यहाँ छात्रों की कल्पना पे छोड़ा जा सकता है। अब जैसे इन्होंने बोला क्या
कि पहले क्या है, रोटी का टुकड़ा लोमड़ी ले गई और हंस हंसकर खाने लगी। कौवा अपनी मूर्खता पर पछताने लगा, लेकिन कौवे को तो एक बार में समझ में आ गया कि भाई ये लोमड़ी बड़ी चालाक है। तो उसने क्या किया, दूसरी बार मांस का टुकड़ा लेकर आया। अब जब मांस का टुकड़ा लेके आया तो लोमड़ी ने फिर से कोशिश करी कि किसी तरीके से वो फिर से वो मांस का टुकड़ा हासिल कर ले। बार बार बोले काए 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 काए, लेकिन कौवा जो है वो बोले ना। और उसने क्या किया, कौवे ने पहले मांस, जितनी देर लोमड़ी काए काए करती रही, कौवे ने जल्दी से जल्दी मांस का टुकड़ा खा लिया और खाने के बाद फिर वो काए काए करता। तो इस तरीके से लोमड़ी अक्लमंद होते हुए भी बुद्धू साबित हो गई और कौवे ने अपनी मूर्खता से सीख लेते हुए पहले अपना पेट भरा और फिर उसके बाद जो है वो अपनी जो है स्वाभाविक प्रवृत्ति पर आ गया। अब आते हैं हम चौथी विधि पे, लघु कथा। चित्रों की सहायता से लघु कथा लिखना, यानी कि आपके पास एक पिक्चर दी गई है, फिर उसे लघु कथा लिखना है। चित्र भाव या विचार को जगाते हैं, इनसे हमारी कल्पना शक्ति जगती है। छात्रों में भाव और कल्पना शक्ति को जगाने के लिए दिए गए चित्रों की सहायता से पूरी लघु कथा तैयार करने का अभ्यास कराया जाना चाहिए। एक उदाहरण इस प्रकार है। अब देखिए आपके सामने ये चित्र दिया, एक आदमी सो रहा है या राजा सो रहा है, उसके ऊपर एक मक्खी मंडरा रही है, बंदर है, हाथ में तलवार लिया है। तो आपको तो याद आ गई होगी वो मूर्ख बंदर वाली कहानी ना, तो फटाफट उस कहानी को आप लिख दो। जैसे देखो क्या है, हमने शीर्षक दे दिया मूर्ख बंदर और उसके नीचे हमने कहानी लिख दी। एक सेठ था, उसने एक बंदर पाला। बंदर सेठ से बहुत अधिक मिलकर रहता था। सेठ बंदर को बहुत बुद्धिमान समझता था, पर बंदर तो बंदर ही ठहरा। एक दिन की बात है, गर्मी के दिन में सेठ गहरी नींद में सो रहा था। बंदर उसे पंखा हिला रहा था। एक मक्खी उड़कर आई और सेठ की नाक पर बैठ गई। बंदर बार बार उस मक्खी को पंखे से उड़ाता, पर मक्खी बार बार सेठ की नाक पर बैठ जाती। अंत में बंदर से नहीं रहा गया। बाहर से वह पत्थर का एक बड़ा सा टुकड़ा लेकर आया या तलवार लेकर आया। इस बार मक्खी सेठ के नाक पर बैठी तो बंदर ने उसी समय पत्थर के टुकड़े से जोर से मारा। मक्खी तो उड़ गई और बेचारे सेठ की नाक टूट गई। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमने पिक्चर देखकर उस पूरी कहानी को बना दिया। तो ये थी लघु कथा लिखने के तरीके, यानी कि आपसे एग्जाम में किस किस तरीके से लघु कथा पूछी जा सकती है, मैंने वो चारों तरीके आपको बता दिए। और लिखते समय आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है ये भी आपको समझा दिया। तो इस तरीके से अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको अच्छे शब्द भी मिल जाएंगे और आपकी कल्पना शक्ति भी धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएगी। तो इसी तरीके से लेखन कार्य की आप प्रैक्टिस करिए ताकि आप एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख सकें, क्योंकि लेखन कार्य जैसा कि मैंने कहा जो आपका एग्जाम है उसका 1/4 पोर्शन एग्जाम जो है लेखन कार्य का आता है। तो बहुत ज़रूरी है कि उसे आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि समझ लीजिए कि अगर 80 मार्क्स का पेपर है तो आपका 20 मार्क्स का जो है वो लेखन कार्य आएगा ही आएगा। तो इसमें आपको लिखने के तरीकों पर बेहद ध्यान देना है, व्याकरण की शुद्धि पर ध्यान देना है, भाषा शैली पर ध्यान देना है और ख़ास तौर से प्रारूप पे ध्यान देना है, फॉर्मेट्स जो हैं उन पे ध्यान देना है। तो इस तरीके से आप लेखन कार्य में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकेंगे। तो इसी तरीके से वीडियो लेकर आती रहूँगी, देखते रहिए और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर